हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अगर आप सब अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से कंटिन्यू करे हुए हैं तो हम फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं एक और बार, एक और नई वन शॉट के साथ। और इस बार फिर से आपके पूरे 100 मार्क्स की तैयारी इस बार हमारे साथ। अब यानी हम वन शॉट ले रहे हैं किसकी? क्लास 12th मैथ्स की। ठीक है, बूस्टर। यानी इस बार 100% मार्क्स किसमें? बोर्ड्स में। बोर्ड्स में इस बार बिल्कुल 100% मार्क्स। कोई चीज छूटेगी नहीं, कोई चीज बचेगी नहीं। एक बार बस इस सीरीज को कंप्लीट देख लो, इस सीरीज को कंप्लीट पढ़ लो, उसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। आज की क्लास हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आज की क्लास में हम चैप्टर किसकी बात करने जा रहे हैं? तो हम चैप्टर की बात करने जा रहे हैं एलपीपी, लीनियर पेयर प्रोग्रामिंग। किसकी बात करने जा रहे हैं? लीनियर पेयर प्रोग्रामिंग। अगर मैं लीनियर पेयर प्रोग्रामिंग की बताऊं, ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर जो है 12 है। ठीक है, मैथ्स का कौन सा चैप्टर है? 12। और यहां से एक क्वेश्चन गारंटेड है। यानी एलपीपी से आपको क्या देखने को मिलेगा? एक क्वेश्चन। कितने मार्क्स का? जनरली अब जो वो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ज्यादातर, वो कितने में देखने को मिल रहा है? 3 मार्क्स में। यानी अब जो बोर्ड है वो एलपीपी से एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछ रही है, और वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का। इसी तरीके से एक एमसीक्यू जो कि बोर्ड 100% पूछ ही रही है। यानी इन चीजों का आना 100% तय है। यानी आपको यहां से क्या मिलने वाला है? आपको एलपीपी से जो पूछा जाएगा वो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक कोई ना कोई एमसीक्यू। यानी हमें जो प्रिपरेशन करनी है वो इन दोनों की करनी है। ठीक है, अगर हमने इन दोनों की प्रिपरेशन कर ली तो यानी हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो कंप्लीट हो जाएंगी तो चलो पहले हम बात करते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू में वो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। तो अगर हम बात करें चैप्टर एलपीपी की, ठीक है, इसे मिटा देते हैं पूरा। चलो, चलो, अगर हम बात करें एलपीपी की, एलपीपी का क्या मतलब है? एलपीपी का मतलब है लीनियर पेयर प्रोग्रामिंग। यहां पे एलपीपी का मतलब क्या है? लीनियर पेयर प्रोग्रामिंग। यानी लीनियर पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब हुआ कि ऐसी पेयर्स, देखो, लीनियर का मतलब मैंने आपने क्लास 10th में, 9th में, इनमें भी पढ़ा होगा। लीनियर का मतलब होता है ऐसी इक्वेशंस जिनमें एक या दो वेरिएबल इस्तेमाल हो, लेकिन लेकिन उनमें जो पावर हो वेरिएबल्स की वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो? 1। जैसे अगर मैं बात करूं लीनियर की यहां पे, तो लीनियर का यहां पे क्या मतलब हो जाएगा? तो लीनियर का मतलब हो जाएगा दूज वेरिएबल्स विच हैव अ पावर, विच हैव अ पावर ऑफ 1। यानी लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिखूं x प्लस वाई, तो अगर यहां देखा जाए तो x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है। तो अगर x की भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है तो इसका मतलब मैं इसे कह सकता हूं कि हाँ, ये एक कैसी इक्वेशन है? लीनियर। अब पेयर का मतलब क्या है? तो यहां से पेयर का मतलब निकल के आता है, यानी इक्वेशन एक नहीं होंगी, कम से कम कितनी होंगी? दो। पेयर्स का मतलब होता है या तो इक्वेशन दो हो या दो से ज्यादा, सॉरी। तो यानी अगर वो पेयर्स के लिए कह रहा है तो यानी वो आपसे सिंपल कितना कहना चाहता है? वो ये कह रहा है कि या तो इक्वेशन एक होगी या एक से ज्यादा। तो अगर बात करें इक्वेशन एक या एक से ज्यादा हुई, उसकी जो प्रोग्रामिंग होगी, यानी उसकी जो बातें होंगी, उसकी जो चीजें होंगी, उन्हीं को हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? उन्हीं को पढ़ने वाले हैं लीनियर पेयर प्रोग्रामिंग में। यानी उन्हीं के सॉल्यूशंस को किस तरीके से हम उनसे डील कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें कर सकते हैं, उसी को हम किस में पढ़ने वाले हैं? लीनियर पेयर
प्रोग्रामिंग में। तो चलो शुरू करते हैं लीनियर पेयर प्रोग्रामिंग की बात। ठीक है, अब ये आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 4x प्लस वाई कॉन्स्टेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50 और 3x प्लस वाई, और ये कुछ ऐसे करके आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। अब यहां देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, z। अब इस z को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस z को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या हुआ, यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब है कि ऐसा फंक्शन जिसके बारे में हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, यानी जिसके लिए इन इक्वेशंस को सॉल्व किया जा रहा है, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी यहां से मुझे इतना बात समझ आई कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ये है कि हम जिस भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं उसके बारे में जो भी स्टडी हम कर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद आपको कुछ कांस्टेंट्स दे रखे हैं, ये वही कांस्टेंट्स है जिनकी आपको स्टडी करनी है, यानी इन्हीं कांस्टेंट्स की आपको स्टडी करनी है। एलपीपी में आपको इन्हीं को सॉल्व करना पड़ता है। अब यहां नीचे आओगे तो आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, ये क्या है, ये होती है रेस्ट्रिक्शंस। ये क्या है, रेस्ट्रिक्शंस। इनका मतलब क्या है, एक्स भी जीरो से बड़ा होना चाहिए और वाई भी जीरो से बड़ा होना चाहिए। जब दोनों ही जीरो से बड़े होने चाहिए, एक्स भी और वाई भी, इसका मतलब है जो भी हो वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी ये फिगर आपको दर्शाती है कि जो भी आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन पढ़ रहे हो वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की सिर्फ और सिर्फ किस क्वाड्रेंट का होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का होना चाहिए। इतनी बातें आपको क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में आपको दिखाई देती हैं। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अगर बात करें हम इसके सॉल्यूशन की, तो सॉल्व करना बहुत ईजी है। आपको अगर इसे सॉल्व करना है तो आपको करने पड़ेंगे कुछ स्टेप्स। अगर आपको इससे सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, कुछ स्टेप्स। स्टेप वन, देखो सबसे पहले काम तो ये जो इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है ये इनइक्वालिटी में है। आपको सॉल्व करनी है कॉन्स्टेंट्स, और वो कॉन्स्टेंट्स किस में दे रखे हैं, इनइक्वालिटी में। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला आप काम करेंगे, चेंज इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। सबसे पहले जो इक्वेशन इक्वल नहीं है, सबसे पहले हम उन्हें क्या बनाएंगे, इक्वल। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये चैप्टर पूरा ग्राफिकल है, ठीक है। अब जब यहाँ क्वेश्चन सारे ग्राफिकल है, सारी चीजें आपको ग्राफिकल पढ़नी है, तो इसका मतलब आपको इक्वेशंस के क्या ड्रॉ करने पड़ेंगे, ग्राफ। और किसी भी अनइक्वल यानी इक्वालिटी इनइक्वालिटी इक्वेशंस के ग्राफ नहीं होते। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इनइक्वालिटी को किस में चेंज करते हैं, इक्वालिटी में। तो जब किसी भी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं, तो चेंज करने का मतलब क्या है कि जो इक्वेशन हमारी अनइक्वल थी, जो इक्वेशन हमारी क्या थी, अनइक्वल, अब वो इक्वल हो जाएंगे। या एक्स प्लस वाई अनइक्वल थी 50 के, अब ये इक्वल हो जाएगी। उसी तरीके से 3x प्लस वाई वाली भी इनइक्वालिटी से किस में आ जाएगी, इक्वालिटी में। यानी सबसे पहला काम है कि हमें इनइक्वालिटी को किस में चेंज करना है, इक्वालिटी में। तो अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके की आपकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम चलेंगे स्टेप टू में। किस में चलेंगे हम, स्टेप टू में। अब स्टेप टू में क्या होगा, स्टेप टू में हम इनको सॉल्व करेंगे। ऐसे करके आप दोनों के बॉक्सेस बना लोगे। वैसे आपने टेंथ में या इलेवेंथ में ये क्वेश्चन सॉल्व करनी सीखी होंगी, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। चलो लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं भी सीखे हम आपको बता देते हैं कैसे कैसे होंगी आपकी। अब बात है x, तो सपोज मैंने x को जीरो रख लिया। अगर मैं यहां x को जीरो पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50।
अब मैंने दो बॉक्सेस ही क्यों बनाए, क्योंकि आपको पता होगा कि किसी भी लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, दो। तो जब किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो सबसे पहले आप उन दो कोऑर्डिनेट्स को लेने के लिए दो बॉक्सेस बना लो। इसीलिए मैंने बॉक्सेस कितने बनाए, दो। तो अब मैंने सबसे पहले x की वैल्यू को क्या रखा, 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अगर मैं y की वैल्यू को 0 रख दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,50 और 50,0। तो यहाँ पे मेरे दो कोऑर्डिनेट्स बन गए 0,50 एंड 50,0। अब इसी तरीके से इसमें एक बार x को 0 रख लो। अगर x को 0 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा, 90। उसी तरीके से अगर एक बार y को 0 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा, 30। हमने दोनों के कोऑर्डिनेट्स बना लिए, ठीक है। इस इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स ले लिए और इस इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स। अब इन दोनों के अगर कोऑर्डिनेट्स ले लिए तो स्टेप 2 के अंदर मेन काम था आपका ग्राफ। आपको इनका क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। चलो जी, ग्राफ में क्या मार्क करना है, पहला पॉइंट जो है इस इक्वेशन का, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 वाली का पहला पॉइंट दे रखा है 0,50। तो जब पहला कोऑर्डिनेट 0,50 दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको सबसे पहले यही मार्क करना पड़ेगा, 0,50। मैंने मान लिया कहीं यहां पे जाके होगा 0,50। अब ये आपको ग्राफ पे करना है, ठीक है। मेरे पास तो ग्राफ है, खैर ऐसा नहीं है, अवेलेबल है, बट उसको ड्रॉ करूंगा तो मुझे अलग से बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो सिंपली आप समझ सकते हो कि 0,50 पे कहीं आ रहा होगा। उसी तरीके से एक कोऑर्डिनेट है 50,0। तो मैंने मान लिया यहां कहीं आपका आ रहा होगा 50,0। इन दोनों पॉइंटों को मिला के लाइन बनी हुई है। इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर आपकी लाइन बनी हुई है कौन सी वाली, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 वाली, ठीक है। उसी तरीके से इस वाली लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। एक कोऑर्डिनेट है 0,90। अब 0,90 0,50 से कहीं ऊपर ही होगा, यहां कहीं होगा 0,90, ठीक है। अब ये 0,90 हुआ तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इसके साथ क्या है, 30,0। अब 50 से तो पहले ही होगा 30, ठीक है। तो मैंने 30,0 यहां ले लिया। अब अगर इन दोनों पॉइंटों को मिलाया जाए तो कुछ ऐसी लाइन जाएगी। तो इस तरीके का आपका ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ आने के बाद आप करेंगे इसमें स्टेप 3। क्या सॉल्व करेंगे इसमें, स्टेप 3। अब स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, स्टेप 3 में आप पुट करेंगे x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। लेकिन ये जो पुट होगी ये इनइक्वालिटी में होगी। किसमें पुट होगी, इनइक्वालिटी। यानी जहां पे इक्वेशन आपकी क्या थी, अनइक्वल थी। जहां पे आपकी सारी की सारी इक्वेशंस अनइक्वल थी वहां पे आप x को भी 0 रखोगे और y को भी 0। तो अगर आप दोनों को एक एक करके 0 रखते हो, x को भी 0 y को भी 0, तो हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन 50। यानी पहला क्या बना, 0 लेस देन इक्वल्स टू 50। उसी तरीके से जब आप इस इक्वेशन में x को 0 और y को 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 0 प्लस 0 0। तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो दूसरा बनेगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 90। अब इस बात को ध्यान से पढ़ो, 0 लेस देन 90, पहला है 0 लेस देन 50। क्या 0 50 से छोटा होता है, ये बात सही है या गलत है, तो एक्चुअल में सही है कि 0 जो है 50 से छोटा होता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये बात हमारी क्या है, ट्रू है। उसी तरीके से हम इसे भी कह सकते हैं कि ये बात हमारी क्या है, ट्रू है। अब दोनों ट्रू है क्योंकि 0 50 से भी छोटा है और 0 90 से भी छोटा है। अब ये दोनों बातें ट्रू हैं तो याद रखने की बात यह है कि अगर कोई चीज ट्रू हो जाती है तो जो उसका शेड रहेगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन रहेगा। उसका शेड किधर को रहेगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। और इसका भी शेड किधर को रहेगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। तो यानी दोनों का शेड किधर की तरफ को देखने को आपको मिलेगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। जब आपको दोनों का शेड टूवर्ड्स ओरिजिन देखने को मिलेगा तो टूवर्ड्स ओरिजिन का क्या मतलब हुआ कि उसका सारा का सारा शेड ओरिजिन की तरफ रहेगा। मतलब इस लाइन को भी ओरिजिन की तरफ जाना है
90 वाले को भी और 50 वाले को भी। चलो इसको अलग कलर से मार्क कर देते हैं ताकि वो दिख जाए। तो इसको इधर जाना है और इसको मार्क कर देते हैं। चलो इसको ग्रीन से मार्क कर देते हैं, ज्यादा दिख जाएगा। इस वाली लाइन को इधर। मतलब क्या है कि मतलब जब भी कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, जब भी आपकी कंडीशन क्या हो जाएंगी, ट्रू, तो जो शेड है वो किधर की तरफ को होगा, ओरिजिन की तरफ को, यानी ओरिजिन की तरफ को उसका शेडेड पार्ट बनेगा। अब यहां देखो, दोनों कलर के कॉमन हिस्सा कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो ये आपका एक्चुअल में शेडेड पोर्शन होने वाला है। ये वाला पोर्शन आपका कैसा होने वाला है, शेडेड। अब ये शेडेड पोर्शन कितने कॉर्नर्स से बना है, यानी इसमें कॉर्नर्स कितने हैं, जिस हिस्से में ये शेडेड पोर्शन बना हुआ है आपको ध्यान देना है कि उसमें कॉर्नर्स कितने हैं। तो आप कहोगे जी एक कॉर्नर तो ये रहा जिससे बना है, एक कॉर्नर ये है और एक कॉर्नर ये है। 0 0 भी कॉर्नर है लेकिन 0 0 को लेते नहीं है, तो एक्चुअल में यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स कितने आए, 3। तो अगर ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है, हमारे 3 डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, तो इसका मतलब है कि, हाँ, इसका मतलब हुआ कि ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उसमें से हमें ये दो तो पता है, ये वाला भी और ये वाला भी। लेकिन ये जो पॉइंट है जिसे नाम दे देता हूं मैं ए, एक्चुअल में मुझे नहीं पता कि ये ए कितना होगा, और मुझे ये ए भी पता होना चाहिए। तो अगर मुझे ए पता होना चाहिए तो मैंने ध्यान से देखा कि जो ए है वो इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन है। ठीक है, इन दोनों लाइन, ये जो दोनों इक्वेशंस थी, इन दोनों इक्वेशंस का क्या है, इंटरसेक्शन। और ये बात आपने पहले पढ़ी होगी कि अगर आपको कोई भी कभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालने के लिए आप उन दोनों लाइनों का जिसका वो इंटरसेक्शन है, उन दोनों लाइनों की इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो उन दोनों लाइनों की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। तो यानी आपको वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए, तो आपने क्या काम करा, फॉर ए, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए के लिए आपने दोनों इक्वेशंस को लिया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, और दूसरी इक्वेशंस को लिया 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, और उन दोनों को आपस में एलिमिनेट कर लिया। -2x इक्वल्स टू -40, दैट मीन्स x की वैल्यू 20। x की वैल्यू किसी भी इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख लो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। तो यानी जो पॉइंट ए था वो कितना आ गया, 20, 30। तो मतलब हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स हुए, एक कॉर्नर पॉइंट्स तो हमने अभी अभी निकाला 20, 30। बाकी कौन कौन से थे कॉर्नर पॉइंट्स, तो बाकी ध्यान से देखा जाए तो एक 30 0 था, एक 0 50 था। और याद रखना है आपको z चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कॉर्नर पॉइंट्स पर ही हो सकता है। अगर आप चाहे z को मिनिमम करना चाहें चाहे z को मैक्सिमम, वो अपने सिर्फ और सिर्फ अपने कॉर्नर पॉइंट्स पे हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। तो पहले आपको उसके लिए क्या चाहिए, कॉर्नर पॉइंट्स। अब अगर आपको ये कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए तब आपको निकालना है z, तब आपको क्या निकालना है, z। अब आपको z की जो इक्वेशन थी अगर मैं याद दिला दूं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, चलो मैं सपोज z की इक्वेशन क्या थी, 4x प्लस वाई। अब अगर हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए तो मुझे इन सब पॉइंटों पे z चाहिए। एक 20, 30 पे चाहिए z, एक z चाहिए 30, 0 पे, और एक z चाहिए 0, 50 पर। इन तीनों पॉइंट्स पर ही मुझे क्या चाहिए, z। अगर इन तीनों पॉइंट्स पर मुझे z चाहिए तो मुझे पहला वाला z चाहिए 20, 30 पे। तो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू यहाँ 30 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 80 और 30 110। उसी तरीके से अगर z 30, 0 पे चाहिए तो x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 0, वो z में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 120। ऐसे ही इसे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50। अब z को करना क्या था, शुरू में ही लिखा था z को क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो अगर z को मैक्सिमाइज करना है तो मतलब मैक्सिमम आंसर होना चाहिए, और मैक्सिमम आंसर किस में आ रहा है आप, तो आपका मैक्सिमम आंसर आ रहा है z 30, 0 में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी z 30, 0 पर 120 है, यहां पर ये मैक्सिमम है।
ये है z का वो वैल्यू जहां पर ये z ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, ये वाला जो z है ये क्या है, मैक्सिमम है। कैसे? इन इक्वालिटी के अंदर, इन दोनों इक्वालिटी के एग्जिस्ट करते हुए ये जो z है, ये z जो होगा अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहां पे देगा, 30,0 पे। कहां पे देगा, 30,0 पे। ठीक है, सही बात। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना पक्का? हाय नी अपा फिर मिलांगे, कदे तक कदे फिर मिलांगे। चलो जी। इतनी बातें आपको एक क्वेश्चन में करनी है, एलपीपी में। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें एक्चुअल में पता बहुत इजी है, करना कुछ नहीं है, बस ये लेंथ ही है थोड़ा सा। ठीक है, इसकी लेंथ थोड़ी अच्छी खासी है, वरना सच बताएं तो क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, चलो कोई नहीं, दिक्कत क्यों ले रहे हो, आगे चलते हैं, अभी देखते हैं ना। ठीक है, चलो ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें मैक्सिमाइज की जगह क्या करना है, मिनिमाइज। यानी इस बार जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दिया हुआ है उसको आपको मैक्सिमाइज नहीं करना, उसको आपको क्या करना है, मिनिमाइज। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इक्वेशन दी हुई है, किन किन को करनी है, ये नहीं आपकी रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, यानी ये दो इक्वेशन आपको दी हुई है और आपको इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने हैं, यानी इन्हें आपको इनइक्वालिटी से किसमें चेंज करना है, पहले इक्वालिटी में। यानी स्टेप 1 क्या है क्वेश्चन का, जब आप सॉल्व करेंगे तो स्टेप 1 है चेंज इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। आपको इनइक्वालिटी को पहले किसमें चेंज करना है, इक्वालिटी में। तो इनइक्वालिटी को अगर आप इक्वालिटी में करेंगे तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी आपकी, x प्लस 3y इक्वल्स टू 3, और दूसरी हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अब ये दो आपकी इक्वेशन हो गई। अब अगर आपका ये आ गया तो आपको इनके सॉल्यूशंस चाहिए, स्टेप 2। तो अगर आपको इन दोनों के सॉल्यूशंस चाहिए तो इन दोनों के बॉक्सेस बना लो। ये रहा इसका बॉक्स, इस इक्वेशन का भी बना लो। फिर मिलांगे, यहाँ x की वैल्यू पुट करने वाले हैं, यहाँ हम y की, यहाँ पे भी x की वैल्यू और यहाँ पे भी y की। तो यहाँ x और y पुट करने वाले हैं और यहाँ भी x और y। तो अब अगर पुट करने हैं तो देख लेते हैं। चलो सपोज हमने इस इक्वेशन में x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1। सपोज इस इक्वेशन में y को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 3। मिल गए कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही अगर इस इक्वेशन की बात करें, इस इक्वेशन में x को 0 रखेंगे तो y2, y को 0 रखेंगे तो x2। ठीक है, इक्वेशन में वैल्यू पुट कर करके देख लो, एक एक वैल्यू को, आपको वो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। आपको मिनिमम दो दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो दो इसके ले लिए और दो हमने उसके ले लिए। अब इन दोनों के दो दो कोऑर्डिनेट्स ले लिए, तो अब बारी है इनके ग्राफ की। हमें क्या ड्रॉ करना है, इनका ग्राफ। चलो जी, ये रही आपकी एक्स एक्सिस, ये रही आपकी वाई एक्सिस। अब अगर पहली वाली इक्वेशन को ड्रॉ करना है तो पहली वाली इक्वेशन के लिए एक कोऑर्डिनेट मार्क करना पड़ेगा 0,1। अब 0,1 ज्यादा दूर तो होगा नहीं, तो यहीं कहीं होगा 0,1, छोटी छोटी वैल्यू है। 3,0, तो मैंने मान लिया यहां कहीं होगा 3,0। ऐसे करके एक लाइन जा रही होगी। ठीक है, और ये किस इक्वेशन की है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 की। ठीक है, ये लाइन किस इक्वेशन की है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 की। उसी तरीके से अगर इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मार्क करें तो इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0,2, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2,0। तो अगर बात करें 0,2 की तो 0,2 0,1 से ऊपर होगा, तो मैंने मान लिया यहाँ कहीं 0,2 होगा, और मान लिया यहाँ कहीं 2,0 होगा। अगर इन दोनों को मार्क करके ऐसे खींच दें लाइन, ठीक है, तो लाइन कुछ ऐसे जाएगी। चलो, और ये किस इक्वेशन की लाइन है, ये इक्वेशन की लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 वाले की। x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 वाले की। अब हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया।
ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अब देखना है इसका कॉमन शेडेड पोर्शन क्या होगा, उसके लिए करना पड़ेगा स्टेप 3। तो चलो स्टेप 3 देख लेते हैं। स्टेप 3 के लिए पुट x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। x और y आपको 0 रखने हैं, वो भी कहां, इनइक्वालिटी में। वो भी कहां पुट करने हैं, इनइक्वालिटी में। यानी जो इनइक्वालिटी वाली इक्वेशंस थी उनमें आपको रखना है, x को भी 0 रखना है और y को भी 0। तो यहां x और y को 0 रखेंगे तो ये 0 प्लस y को यहां 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। और 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 3। ठीक है, पहला बन रहा है 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। सेकंड बन रहा है 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। आपको पता है 0 3 से छोटा, ये तो नहीं हो सकता, 0 3 से छोटा नहीं हो सकता, तो ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। 0 2 से भी बड़ा नहीं हो सकता, तो ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। यानी ये दोनों कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अब ट्रू के लिए मैंने बताया था टूवर्ड्स द ओरिजिन, यानी अगर ट्रू हो जाता है तो शेड किधर को होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। ऐसी फॉल्स के लिए होता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और इसमें भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन से दूर की तरफ रहेंगे। ये ओरिजिन से कहां को रहेंगे, दूर की तरफ। तो अगर ये ओरिजिन से दूर की तरफ रहेंगे तो हम इन्हें मार्क करके देख लेते हैं, ओरिजिन से दूर की तरफ। ठीक है, तो ओरिजिन से दूर की तरफ अगर मार्क करते हैं, देखते हैं। तो अगर ये ओरिजिन से ये वाली लाइन दूर को जाएगी, दोनों ही दूर को जा रही है, तो ये वाली जाएगी बाहर को। अवे द ओरिजिन का मतलब है कहां को जाएगी, बाहर को। उसी तरीके से अगर दूसरी वाली लाइन को देखें अवे द ओरिजिन, तो ये ऐसे जाएगी। तो दोनों के कॉमन कहां आ रहे हैं, यहां आ रहे हैं, खुले आसमान में। ये है आपका शेडेड पोर्शन, पूरा खुला आसमान आपका शेडेड पोर्शन है। वैसे मैं और काम कर सकता था। हाँ, कदी ना कदे फिर मिलांगे। ठीक है, स्मार्ट राइट छोड़ो। ठीक है, डन। तो ये वाला आपका शेडेड पोर्शन है सारा। ये जितना भी पोर्शन जाएगा बाहर, ये सारा आपका शेडेड पोर्शन है। ठीक है ना, ये सारा जब आपका शेडेड पोर्शन है, तो अब आपको चाहिए कॉर्नर पॉइंट्स, यानी जिन जिन हिस्सों ने इसे शेडेड बनाया। तो ये देखो, ये वाला शेडेड यहां तो आ ही रहा होगा, तो एक कॉर्नर पॉइंट तो आपको ये मिल गया, ये रहा। ऐसे ही अगर आप नीचे आओगे तो एक कॉर्नर पॉइंट आपको यहां मिल जाएगा, और ऐसे ही आप यहां नीचे आओगे तो एक कॉर्नर पॉइंट आपको यहां मिल जाएगा। लेकिन सोचो, क्या ये शेडेड एरिया जो है ये कहीं बाउंड हो रहा है, कहीं बंद हो रहा है, नहीं। ये शेडेड एरिया कहीं भी बाउंड नहीं हो रहा। तो हो सकता है ना आगे जाके इसके और कॉर्नर पॉइंट्स बने हो, इधर की साइड यहां पे उसके और कॉर्नर पॉइंट्स बने हो, यहां बना हो, यहां बना हो, कहीं भी बन सकता है। तो अगर उसके और कॉर्नर पॉइंट्स बने होंगे, इसका मतलब ये पता कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि इसका जो मैक्सिमम है या इसका जो मिनिमम है वो क्या होगा। तो ऐसे ओपन एरिया अगर शेडेड बन जाता है, तो आप उस केस में लिखते हैं नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, यानी आप इस केस में लिखेंगे नो मैक्सिमा नो मिनिमा। नो मैक्सिमा नहीं, नो मैक्सिमाइज नो मिनिमाइज, मैक्सिमा मिनिमा एओडी। ठीक है, यानी नॉट पॉसिबल, यानी ये पता लगाना पॉसिबल नहीं है कि इसके इन्हीं पॉइंट पर ये जो कॉर्नर पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जो तीन कॉर्नर पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं, कि इन्हीं पर उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो ये पता करना मतलब इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है किसी भी क्वेश्चन को। अगर आपको कोई भी आपको एलपीपी का क्वेश्चन आता है इक्वेशंस का, तो आपको इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। आई होप कि ये आपके लिए इजी है, आप इसे आराम से आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, कर लोगे ना खिलाड़ियों। तो अगर इस बात को करें
चलो, इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे चले। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेके देखते हैं। अब अगर कुछ और क्वेश्चन लेते हैं तो चलो भाई, एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू -x + 2y, और फिर दिया हुआ है x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, x + 2y लेस देन इक्वल्स टू 6 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब यहां अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ इक्वेशन 2 की जगह कितनी हो गई, 3। आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो वही रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपकी रेस्ट्रिक्शंस भी सेम रही, रेस्ट्रिक्शंस में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, बट इक्वेशन 2 की जगह कितनी हो गई, 3। यानी यहां इक्वेशन एक्स्ट्रा कर दी, 2 की जगह इक्वेशन कितनी कर दी, 3 कर दी। लेकिन क्वेश्चन इससे चेंज होने वाला नहीं है। अगर आपको एलपीपी का कोई भी क्वेश्चन करना है तो सेम ही तरीका है, स्टार्ट करो स्टेप 1 से। अब स्टेप 1 क्या था, अब तो ध्यान हो गया होगा खिलाड़ियों, अब तो याद हो जाना चाहिए। स्टेप 1 था चेंज इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। तो क्या था स्टेप 1, चेंज इनइक्वालिटी इनटू इक्वालिटी, यानी पहले इनइक्वालिटी से उसमें किस में चेंज करना है, इक्वालिटी में। तो जब इसे इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में चेंज करना है तो जो हमारी इक्वेशंस हो जाएंगी वो हो जाएगी x + y इक्वल्स टू 5, और दूसरी हो जाएगी x + 2y इक्वल्स टू 6, और तीसरी हो जाएगी x इक्वल्स टू 3। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इनके बॉक्सेस बना लो। स्टेप 2 में, स्टेप 2 में इनके क्या बना लो, बॉक्सेस बना लो, x y, इसका भी बना लो, एक्स वाई। अब इसका बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट एक इक्वेशन है। ठीक है, ये डायरेक्ट ही एक सॉल्यूशन है, तो इसका सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। इसे ग्राफ पे सीधा ड्रॉ किया जा सकता है, तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। बाकी आप इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक्स को 0 रखेंगे y5, y को 0 रखेंगे x5, x को 0 रखेंगे y3, y को 0 रखेंगे x6। ठीक है, तो ये पुट करके देख लेना, एक एक वैल्यू को, एक एक वैल्यू पुट करके देखो, देखेंगे तो ये पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं, तो इनका क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इनका ग्राफ। चलो ऐसे मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहां मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, 0,5। 0,5 का मतलब है ये रहा, ये आपका 0,5 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 0,5। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, 5,0। तो 5,0 का कहां है, कहां है, ये रहा 5,0। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला के एक इक्वेशन बन रही है, इनको मिला के बना दो एक इक्वेशन, कौन सी वाली, x + y इक्वल्स टू 5। अब उसी तरीके से अगर इनको देखें तो इस वाली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट है 0,3 और 6,0। तो 6,0 तो ये रहा, ठीक है, 6,0, 0,3 ये रहा, इनको मिला के एक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, इनको मिलाकर एक इक्वेशन बन रही है। ठीक है जी, अब एक इक्वेशन बन रही है x इक्वल्स टू 3 से, यानी x इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू क्या है, 3 है, और वहां से एक सीधी लाइन खींच दो, वहां से क्या खींच दो, एक सीधी लाइन। अब चेक कर लेते हैं इनके ट्रू फॉल्स, ये x इक्वल्स टू 3 की है, यह है x इक्वल्स टू 3 की। अब ट्रू फॉल्स के लिए आ जाते हैं स्टेप 3 पर, ट्रू फॉल्स के लिए किस पे आ जाते हैं, स्टेप 3 पे। तो अगर बात करें हम स्टेप 3 की, तो स्टेप 3 में देख लेते हैं आखिर। तो स्टेप 3 में क्या करते हैं, x और y दोनों को इनइक्वालिटी में 0 रखते हैं, ताकि ये पता कर सके कि कहां पे वो ट्रू होने वाला है और कहां पे वो फॉल्स होने वाला है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, x को भी और y को भी दोनों को क्या रखा, 0, किस में, इनइक्वालिटी में।
कहां पे रखा 0? इनइक्वालिटी में, ये रही इनइक्वालिटी। ठीक है, यहाँ पे 0 रखेंगे तो पहला आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, फिर आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, और फिर आ जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब अगर तीनों कंडीशंस की बात करें तो तीनों फॉल्स है। ठीक है, अगर इन तीनों कंडीशंस की बात करें तो तीनों की तीनों कंडीशंस क्या है? फॉल्स। ठीक है, 0 5 से बड़ा भी नहीं हो सकता, 0 6 से बड़ा भी नहीं हो सकता, और 0 इससे बड़ा 3 से बड़ा भी नहीं हो सकता। अब अगर तीनों फॉल्स हैं तो तीनों के शेडेड एरिया बन रहे होंगे अवे द ओरिजिन। ठीक है, फॉल्स होने पे शेडेड एरिया कहां बनते हैं? अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से बाहर की तरफ बन रहे होंगे, तो मतलब इस लाइन का भी ओरिजिन से बाहर की तरफ है, और इस लाइन का भी ओरिजिन से बाहर की तरफ है, और देखा जाए तो तीसरी वाली जो लाइन है उसका भी ओरिजिन से बाहर की तरफ है। तो तीनों लाइनों का कॉमन पोर्शन क्या आया? तो तीनों लाइनों का कॉमन पोर्शन ये आया। यानी फिर से कॉर्नर पॉइंट्स तो पॉसिबल हो पा रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स तो पॉसिबल हो पा रहे हैं। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स की अगर मैं बताऊं तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हुए? एक ये हुआ, एक ये हुआ जहां पे ये कट हुआ, एक ये वाला हुआ जहां पे ये कट हुआ। ये तीन कॉर्नर पॉइंट्स हुए, तो कॉर्नर पॉइंट्स तो पॉसिबल हो पा रहे हैं, लेकिन इसका जेड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये इन्हीं तीनों पे मैक्सिमम हो जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है। अब बाउंडेड नहीं है तो यानी हमें नहीं पता, तो कॉर्नर पॉइंट्स तो इसके निकाले जा सकते हैं। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स तो आप लिख सकते हो। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो आ रहा है 6,0, ये वाला। एक आ रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन, और एक आ रहा है इन दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन तो मैं पता कर सकता हूं 3,2 सॉल्व करके इन्हें, और बाकी ये वाला इंटरसेक्शन पता चलेगा जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया जाएगा, यानी इन दोनों को। तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये आएगा, y की वैल्यू 1 आएगी, और y की वैल्यू अगर 1 आएगी तो x की 4 आएगी, तो ये 4,1 आएगा। वैसे आपको तो ये ग्राफ पे सीधे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि नीचे देख लेना x कितना बन रहा है, इधर देख लेना y कितना बन रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो वाला पॉइंट क्या है। ठीक है, तो ये कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स तो पॉसिबल है, लेकिन आप इसमें लिखेंगे नो z नॉट पॉसिबल टू फाइंड मैक्सिमम z। तो यानी मैक्सिमम z फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता इससे बाहर कहीं जाके मैक्सिमम हो गया तो। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका मैक्सिमम फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो आई होप इतनी कहानी आपको क्लियर रही होगी। ठीक है, आप इसे आराम से देख सकते हैं, जो मैंने सॉल्यूशन कराया है वो क्या है क्या नहीं है, आप इसे आराम से देखकर पता लगा सकते हैं कि कहां पे आपका मैक्सिमम बनता है और कहां पे नहीं बनता। ठीक है, चलो और क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई कोई बात नहीं है, क्वेश्चन ले लेते हैं और अब एक क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जो बीच में रह गया था। तो चलो अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया जाए तब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ये केस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये कई बार 3 इक्वेशंस में भी पूछ लिया जाता है, लेकिन मैंने 2 इक्वेशंस का क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो कोई नहीं, सा कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। अब चलो, अब स्टेप 1 है चेंज इन इक्वालिटी इनटू, चेंज इन इक्वालिटी इनटू इक्वालिटी। इनइक्वालिटी से इसे किस में चेंज करेंगे? इक्वालिटी में। तो जब इसे इनइक्वालिटी से इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो जो इक्वेशंस है आपकी, इक्वेशंस कुछ इस तरीके से हो जाएंगी, x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू -1 एंड -x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके की हो गई। अब हमें इनका सॉल्यूशन फाइंड करने स्टेप 2 में, स्टेप 2 में सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये बॉक्स बना लिया, ये वाला भी बॉक्स बना लिया। तो यहां हम x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ y की रखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे
y की वैल्यू रखेंगे। तो रख लेते हैं एक एक करके वैल्यू। तो हमने x की वैल्यू को सपोज पहले क्या रखा, 0। तो अगर हम यहाँ x की वैल्यू को 0 रख रहे हैं, एक मिनट, ये इनइक्वालिटी बीच में कहां से आया बे? हम इक्वालिटी वैसी पढ़ रहे हैं फिर ना, इनइक्वालिटी में चेंज करके भी तुझे सूत्र इनइक्वालिटी में ही छोड़ेंगे। चलो भाई, हाँ, तो x को क्या रख लेते हैं, 0। अगर x को 0 रख रहे हैं तो y क्या आ रहा है, 1। ठीक है, x को 0 रखने पे y क्या आ रहा है, 1। इस बार y को 0 रख लो, तो y को 0 रखने पे x क्या आ रहा है, -1। उसी तरीके से अगर इसमें देखें, तो अगर हम x को 0 रख रहे हैं तो y क्या आ रहा है, 0। मतलब एक को 0 रखने पे अगर दूसरा 0 हो गया, तो अब मैं y को दोबारा 0 नहीं रख सकता, क्योंकि y पहले 0 हो चुका। ठीक है, तो अब मुझे y को कुछ और रखना पड़ेगा। लेट के मैंने y को क्या रखा, 1। अगर y को 1 रखा तो x भी कितना आया, 1 आया। ठीक है, अगर y को 1 रखा तो x भी क्या आ गया, 1 आ गया। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। चलो जी, अब अगर ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो पहला पॉइंट मार्क करूंगा 0,1। तो मैंने मान लिया यहां कहीं रहा होगा 0,1। दूसरा पॉइंट है -1,0, तो यहां कहीं रहा होगा -1,0। अब इसे देखो, तो ये लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, ये एक लाइन ऐसे जा रही है। अब दूसरे को देखें तो इसका पॉइंट है 0,0 जो कि ओरिजिन है। दूसरा पॉइंट है 1,1, 1,1 लगभग यहां रहा होगा। तो अगर इस वाली लाइन को मिलाएं तो ये कुछ ऐसे जा रही है। दोनों की इक्वेशन लिख दूं तो ये x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 वाला है, और ये -x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 वाला है। ठीक है, अब दोनों में देख लेते हैं ट्रू और फॉल्स कहां पर है। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स तो देख ही लेते हैं। तो अगर इन दोनों में मैं ट्रू और फॉल्स को चेक करूं, तो ट्रू फॉल्स कहां बनेंगे इनके, स्टेप 3 कर लूंगा। उसके लिए ट्रू फॉल्स चेक करने के लिए क्या करूंगा, स्टेप 3। अब स्टेप 3 करूंगा तो स्टेप 3 में क्या करते हैं, एक्स और वाई दोनों को 0 रख लेता हूं मैं। और वो काम किस में किया जाता है, इनइक्वालिटी में। रखा किस में जाता है, इनइक्वालिटी में। तो इनइक्वालिटी में रख लो वहां पे 0 0, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू -1। ठीक है, 0 छोटा है -1 से, नहीं 0 बड़ा है। और ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो अब यहां देखा जाए तो पहले वाली कंडीशन फॉल्स है, लेकिन दूसरे वाली ट्रू है। अब फॉल्स वाली को देखा जाएगा तो टूवर्ड्स अवे द ओरिजिन, अवे जाएगी ओरिजिन से, अवे ओ से, ओरिजिन से, और ये टूवर्ड्स जाएगी ओके। अब ये अवे द ओरिजिन वाली लाइन ये रही। ठीक है, x माइनस वाई वाली, ये ओरिजिन से बाहर को जा रही है। ये ओरिजिन से कहां को जा रही है, दूर को। अब ये ओरिजिन से दूर को जा रही है, तो मैंने दूसरी वाली लाइन के लिए देखा। अब दूसरी टू है वो टूवर्ड्स ओरिजिन, लेकिन यहां ध्यान दो, अगर मैं दूसरी लाइन की बात करूं तो वो तो खुद ओरिजिन से जा रही है। अब जो लाइन पहले से ओरिजिन से जा रही है, उसका टूवर्ड्स ओरिजिन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही कहां से जा रही है, ओरिजिन से। ऐसी क्वेश्चंस में जो खुद लाइन ओरिजिन से चली जाए, उस लाइन को पकड़ लो, ये उस लाइन को पकड़ लो। -x को अगर इधर लाओगे तो ये प्लस का x हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसे ऐसे करके, मतलब एक तरफ x एक तरफ y करके देखो कि कौन बड़ा है, x बड़ा है। कौन बड़ा है, x। तो इसका जो शेड होगा वो टूवर्ड्स x एक्सिस हो जाएगा। जोन सी वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, उसी एक्सिस की तरफ उसका क्या हो जाएगा, शेड। तो ओरिजिन का शेड उसकी इनइक्वालिटी से ही पता चलता है। तो इसकी इनइक्वालिटी से पता चला, ठीक है, कि इसका शेड किधर को रहेगा, x एक्सिस की तरफ को। इसका x एक्सिस किधर होगा, इस लाइन का x एक्सिस ये रहा, नीचे को होगा ना, ये है ना x एक्सिस, तो इसकी तरफ को होगा, नीचे को। इसका तो कोई कॉमन शेडेड पार्ट ही नहीं है। और जिन इक्वेशंस का कोई कॉमन शेडेड पार्ट नहीं होता, उसमें लिखते हैं नो फीजिएबल रीजन। फीजिएबल रीजन बोला जाता है शेडेड पार्ट, कॉमन शेडेड पार्ट। फिजिएबल रीजन बोला जाता है शेडेड पार्ट को। तो ऐसे में लिखते हैं नो फिजिएबल रीजन, इसका कोई फिजिएबल रीजन नहीं है, यानी इस वाले क्वेश्चन का कोई भी शेडेड पार्ट नहीं है। तो अगर इसका कोई भी शेडेड पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब हम इसे इसकी z को फाइंड नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन के z को निकालना पॉसिबल
नहीं है। इस तरीके से ओरिजिन वाली इक्वेशंस को डील करते हैं। ओरिजिन वाली इक्वेशन क्वेश्चंस में बहुत पूछ ली जाती हैं, तो आपको क्लियरली वो पता होना चाहिए कि अगर हमसे ओरिजिन वाला क्वेश्चन पूछ लेगा तो हम उस ओरिजिन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये बात रही इतनी। चलो, अब ये रहा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसमें 3 इक्वेशन दे रखी है और आई होप आप इसे कर सकते हैं, बट मैं आपको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा देता हूं। मैं सीधा इसका बनाऊंगा ग्राफ। क्या बनाने वाला हूं मैं इसका? सीधा ग्राफ, क्योंकि मेन काम मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं वो ग्राफ का ही है। अब अगर इसमें देखें तो एक पॉइंट अगर x को 0 रखेंगे तो y 2 हो जाएगा, तो एक 0,2 बन रहा है पहली वाली इक्वेशन में, और y को 0 रखेंगे तो 8,0 बन रहा है। ये रही जी पहली लाइन की इक्वेशन। कौन से वाली लाइन की इक्वेशन है ये? x प्लस 4y इक्वल्स टू 8 की। दूसरे वाले में देख लेते हैं। अगर इसमें y को 0 रखूंगा मैं, ठीक है, अगर y को 0 रखूंगा तो x 6 हो जाएगा, तो ये 6,0 बन रही है। और दूसरा, अगर मैं x को 0 रखूंगा तो y 4 हो जाएगा, तो ये 0,4 बन रही है। ठीक है, ये वाली लाइन बन रही है जिसकी इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 है। तीसरी बनेगी, अगर मैं y को 0 रखूंगा तो x 3 हो जाएगा, y को अगर 0 रखूंगा तो x 3 हो जाएगा, तो यहाँ कहीं 3,0 पे। और दूसरी बन रही है, अगर मैं y x को 0 रख दूंगा तो y 9 हो जाएगा, यहाँ पे 0,9 कहीं ऊपर बन रहा होगा। इसका कुछ ऐसे जाएगी ये वाली लाइन। ठीक है, ये कौन सी वाली लाइन है? 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब अगर मुझे इसका शेडेड पार्ट करना है तो मुझे ट्रू फॉल्स करना पड़ेगा, तो स्टेप 3 करना पड़ेगा। मतलब स्टेप 3 में मैं एक्स और वाई दोनों को 0 रखता हूँ। ठीक है, अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुका, तो अब आपको ये एकदम से क्लिक हो जाना चाहिए कि क्या करते हैं, एक्स को 0 रखते हैं और वाई को 0। ऐसा करने से सारी इनइक्वालिटी आ रही है लेस देन 8 और 0 लेस देन 12 और 0 लेस देन 9, ये सारी ट्रू आ रही है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो यानी सारी टुवर्ड्स ओरिजिन रहेंगी। तो पहली वाली जो टुवर्ड्स ओरिजिन रहेगी वो ये है, ऐसे अंदर की तरफ रहेगी। दूसरी वाली जो टुवर्ड्स ओरिजिन रहेगी वो ये है, ये भी टुवर्ड्स ओरिजिन है क्योंकि तीनों ही टुवर्ड्स ओरिजिन है ना। तीसरी वाली जो टुवर्ड्स ओरिजिन रहेगी, तीसरी वाली जो टुवर्ड्स ओरिजिन रहेगी वो ये है। ये तीनों नीचे को आ रही है ना अंदर को, तो तीनों अंदर को आ रही है, तो ये वाला शेडेड पार्ट बनाएंगे। इस वाले पार्ट को क्या बनाएंगे? शेडेड। अब ये वाले शेडेड पार्ट में हमें ये वाला पॉइंट पता है, ये वाला भी कॉर्नर पॉइंट पता है, बट ये वाला नहीं पता। इसको नाम दे लिया मैंने कैपिटल ए। क्या नाम दिया इसे? कैपिटल ए। अब मुझे ये पॉइंट ए चाहिए, अब मुझे हर हाल में ये पॉइंट ए चाहिए, 4a। इस ए की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ए है ये किस किस इक्वेशन से कट के बना है? 4y 8 वाली से और 3x y 9 वाली से। यानी एक तो x प्लस 4y इक्वल्स टू 8 वाली से बना है, एक 3x प्लस y इक्वल्स टू 9 वाली से बना है। ठीक है, इन दोनों से बना है। इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाना। एलिमिनेशन मेथड लगा के जब आप सॉल्व करोगे तो मैं सिंपली सॉल्व कर लेता हूँ। 12 आएगा, 11 आएगा, 24 आएगा, 9 आएगा, 15 आएगा, तो सॉल्व कर लेना एलिमिनेशन लगा के। x की वैल्यू जो आ रही है, नहीं y की वैल्यू, y की वैल्यू 15/11 आ रही है, उसे पुट करके कोई ना कोई x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिलेगी अगर 15/11 रख दूं? 15 चौका 60, 60/11 हो गया, या माइनस का हो गया 88, 88 में से 60 गया 28/11। तो मेरे कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हो गए? कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, एक हो गया 28/11 कॉमा 15/11, और बाकी दो कॉर्नर पॉइंट 3,0 और 0,2 थे। 3,0 थे और 0,2
अब इन तीनों पॉइंटों पे आपको z निकालना है, इन तीनों पॉइंटों पे आपको क्या फाइंड करना है, z। एक 3,0 पे, एक 2,0 पे, पहले इन दोनों पे निकाल ले, एक मिनट 0,2 है, पहले इन दोनों पे निकाल लेता हूँ z को, तो 3 आएगा इस पे तो, और 2,0 पे 2 आ जाएगा, और एक z इस वाले पे निकालना है 28/11, 15/11 पे, तो इन दोनों पे निकालेंगे तो 28 15 जोड़ लो आपस में, नीचे तो 11 ही रहेगा, 28 और 15 को जोड़ेंगे 38, 38 और 3 43, 43/11। अब इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा 43/11, 3 से बड़ा है तो मैक्सिमम यही है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मांगे है ना, तो ये वाला आपका आंसर मैक्सिमम के लिए हो गया, और ये वाला आंसर आपके लिए मिनिमम हो गया। तो यानी z की दोनों वैल्यू हमने निकाल दी, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को डील करेंगे, ठीक है। इतना आपको एलपीपी के अंदर आना चाहिए। अगर एलपीपी के आप अंदर इतना पढ़ के चले जाते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एक भी मार्क्स का कोई भी कुछ भी नहीं छूटने वाला, आप उस क्वेश्चन को परफेक्टली कर लेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। ये जो सारे के सारे नोट्स हैं ये मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। किसमें, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन होता है ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर ये नोट्स आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं अपने हाथों से, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे फिर अगली क्लास में, आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। फिर एक और वन शॉट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय सिया राम।